हेलो दोस्तों, आई एम प्रियंका ठाकुर और आज मैं आप लोगों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान का इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ही वीडियो में सब कवर होने वाला लेकर आई हूँ, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपको इस वीडियो के बाद में किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आपका सब इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है। ये कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरी वीडियो को देखने पर आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। आज हम देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। तो अंतरिक्ष विज्ञान है क्या? अंतरिक्ष वह विज्ञान है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या रहता है? शून्य रहता है। यहाँ पर वायुमंडल का प्रभाव भी न्यूनतम रहता है। किसका प्रभाव? वायुमंडल का प्रभाव न्यूनतम रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा रहता है? शून्य रहता है। और गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल का भी प्रभाव बहुत कम रहता है। हम अंतरिक्ष के विज्ञान को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं और वैश्विक स्तर में अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो राष्ट्रों के सरकारी अंतरिक्ष में ये जो अंतरिक्ष एजेंसियां कार्यान्वित की गई है, उनमें विश्व में 72 देशों के पास में अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। कितने देशों के पास में? 72 देशों के पास में अंतरिक्ष एजेंसियां हैं और उनमें से 14 देशों के पास में अंतरिक्ष एजेंसियां देशों के पास में है। 14 देशों के पास में अंतरिक्ष एजेंसियां, यानी जिनमें विश्व के 72 देशों के पास में अंतरिक्ष एजेंसियां तो है, पर इनमें जो 14 देश हैं इनके पास में अंतरिक्ष प्रक्षेपण की भी दक्षता है। इनके पास में अंतरिक्ष प्रक्षेपण की दक्षता है इन लोगों के पास में, जिनके 14 देशों के बारे में अंतरिक्ष प्रक्षेपण की अब 6 देशों के पास में प्रक्षेपण क्षमता, प्रक्षेपण यान और एक साथ कई उपग्रह भेजने की क्षमता इत्यादि मौजूद है। इन तकनीकों के पास में जो भी अंतरिक्ष यान है ये भेज सकते हैं और इनके पास में इनकी दक्षता भी है और एक साथ कई उपग्रहों को भेजने की क्षमता की तकनीकें मौजूद है। और ये कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले आता है हमारा CNSA। CNSA मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड आता है RFSA। RFSA मतलब होता है ये रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। फिर है ESA। ESA है हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसरो तो आप जानते हैं हमारे भारत का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और 4 है JAXA, यानी जापान। JAXA मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। फिर आती है हमारी नासा। तो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हो गया हमारा रक्षा। तो ये हमारी 6 एजेंसियां हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी यही जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनके पास में भरपूर क्षमता है, प्रक्षेपण क्षमता है और उनके पास में यान भी है, उनको एक साथ कई उपग्रह को वो भेजने की उनके पास में तकनीकें मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि जो रक्षा है, ये रक्षा को हम और क्या कहते हैं? तो ये रक्षा को हम रॉसकॉस्मॉस कहते हैं। रॉसकॉस्मॉस क्या कहते हैं? रॉसकॉस्मॉस कहते हैं। और इसका पुनर्गठन 1992 में इसका पुनर्गठन किया गया। वैसे इसकी स्थापना तो सोवियत संघ के दौरान 1931 में ही हो गई थी, बट इसका जो पुनर्गठन है वो 1992 में हुआ। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और भी इनके बारे में कि ये नासा क्या है। अब नासा के बारे में देखते हैं कि जो नासा है, जो हमारी नासा, ये एक अमेरिकी जो है एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी।
और इस एजेंसी में एक महत्वपूर्ण कार्य है जो ऐतिहासिक कार्य संपन्न किए हैं। इसी ने क्या किए, ऐतिहासिक कार्यों को संपन्न किए हैं। अब हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, यहाँ से भी जो मैं बता रही वो एकदम स्पेशल है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो, जहाँ पर भी अंतरिक्ष विज्ञान पूछा जाता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1962 में विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुई थी। और इस समिति का गठन जो है 1969 में भारतीय अंतरिक्ष, मतलब इसरो को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ में हुई थी। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई थी कब, 1969 में। और देश में एक अंतरिक्ष अनुसंधान को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए 1972 में, कब, 1972 में भी एक केंद्र सरकार ने एक अलग अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग का गठन किया था। अब हम देखते हैं कि 1973 का क्या है। तो 1973 में भारतीय अनुसंधान का कार्यभार प्रमुख जो प्रोफेसर सतीश धवन थे, इन्होंने संभाला था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि 1973 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्यभार किसके हाथों में था। तो प्रोफेसर सतीश धवन के हाथों में था। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। इनके भारत के कौन कौन से वो बहुत इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक कौन कौन हैं। पहले देखते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई कौन है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष हैं और इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। फिर आते यू रामचंद्र राव। आपको ऐसे याद रखना है कि पहले विक्रम साराभाई और साराभाई में जो ये र है, र से फिर रामचंद्र राव स्टार्ट हो गया। तो अब यह आ रहा है रामचंद्र राव। तो रामचंद्र राव 1975 में भारत के कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का इन्होंने प्रक्षेपण किया था। और इनको 1976 में पद्म भूषण और 1976 में इनको पद्म भूषण और 2017 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। 2 बार इनको पद्म भूषण मिला, 1976 में और 2017 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का, कृत्रिम जो उपग्रह थे आर्यभट्ट का इन्होंने प्रक्षेपण किया था। किसने? रामचंद्र राव ने। फिर आता है हमारा माधवन नायर। तो माधवन नायर ने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इनको 1999 में और 2017 में 1999 और 2017 में इनको एक बार 1999 में इनको पद्म भूषण और 2017 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं कि सतीश धवन। सतीश धवन कौन है? तो ये है हमारे सुपरसोनिक विंड टनल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और इनको 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आते हैं कस्तूरी रंगन। तो कस्तूरी रंगन कौन है? तो ये PSLV और GSLV, यह एक प्रक्षेपण यान है। PSLV और GSLV के विकास में इन्होंने नेतृत्व किया। अब PSLV का फुल फॉर्म और GSLV का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो P से आता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लिख देती हूँ, पोलर व्हीकल लॉन्च, पोलर सैटेलाइट है।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारा ये PSLV और GSLV में यहाँ पर जी की जगह आता है जियोसाइनोक्रोम्स। जियोसाइनोक्रोम्स मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, जियोसाइनो क्रोनस, फिर सैटेलाइट व्हीकल, व्हीकल लॉन्च। तो ये हमारा था हमारे ये हम पढ़ रहे थे कि कस्तूरी रंगन के बारे में कि इन्होंने प्रक्षेपण यान GSLV और PSLV का इन्होंने क्या किया था, प्रक्षेपण किया था और इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये प्रक्षेपण यान थे और इन्होंने और एक महत्वपूर्ण कार्य किया था जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट चंद्रयान फर्स्ट में प्रेक्षण के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये इसरो के अध्यक्ष रहे थे। कहाँ के? इसरो के अध्यक्ष बने थे। तो आपको उस समय का याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान फर्स्ट के प्रेक्षण के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है कि इसरो के समय अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन। कौन थे? कस्तूरी रंगन। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमारा कस्तूरी रंगन का कि इन्होंने PSLV और GSLV के विकास में महत्वपूर्ण नेतृत्व किया और इन्होंने चंद्रयान फर्स्ट यानी इसरो के समय ये अध्यक्ष रहे हैं। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि राधाकृष्णन का कार्य क्या था। के राधाकृष्णन थे तो इन्होंने क्या किया कि राधाकृष्णन ने मंगलयान के प्रक्षेपण के दौरान ये इसरो के अध्यक्ष थे। कब थे? मंगलयान, जब हमने मंगलयान भेजा तो उस समय मंगलयान के समय ये इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। मंगलयान के समय ये इसरो के अध्यक्ष थे। उसके पश्चात हम देखते हैं और इन्होंने मंगल अभियान के समय सफल प्रेक्षण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किसको? राधा कृष्णन को ही कहा जाता है कि इन्होंने सफल प्रक्षेपण दिया मंगलयान। तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि राधा कृष्णन जहाँ है वहाँ आपको मंगलयान यानी इसरो लगाना है। फिर हम देखते हैं AS किरण। AS किरण AS किरण का क्या कार्य था? तो AS किरण ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष थे और इन्होंने मंगलयान में पेलोडस निर्माण में हिस्सा लिया था। मंगलयान में पेलोडस निर्माण में हिस्सा लिया था। आपको ये नेक्स्ट चीज ये याद रखना है कि जो मोमिता दत्ता थी ये और ग्रहों की खोज से संबंधित अध्ययन में भी हिस्सा AS कुमार ने ही लिया था कि जो ग्रह है इस ग्रह से संबंधित, और एक नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ मैं कि जो ग्रह है इस ग्रह से संबंधित भी यही थे कि जो ग्रह से संबंधित हमारी जितनी भी खोज थी इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था AS किरण कुमार ने। उसके बाद में आती है हमारी मोमिता दत्ता। तो मोमिता दत्ता से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं।
और अब कंपटीशन बढ़ चुका है तो अब आने की संभावना और बढ़ गई है। मोमिता दत्ता। मोमिता दत्ता कौन है? तो ये इसरो की श्रेष्ठ महिला वैज्ञानिकों में शामिल है। कौन? ये इसरो की श्रेष्ठ महिला वैज्ञानिकों में शामिल है। ये हमारे, और इनका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है